चलिए, आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? यस उज्जवल, यस आ रही है। उज्जवल जी, जलस सर, हरीश जी, अनिल सर, सभी को आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी हाँ जी आ रही है। मेरी भी आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, आ रही है। चलिए, ओके। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें डे 1 पे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। और कल हमने सिर्फ ये देखा था कि अगर आपको क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है तो आप कैसे एक लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टांस लॉन्च कर सकते हो, राइट? आज अपन लोग बात करने वाले हैं सर किसके बारे में। अगर आपको कोई इंस्टांस लॉन्च करना है तो उस इंस्टांस को लॉन्च करते टाइम बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जैसे कि इंस्टांस इबरनेट हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो वो ऑप्शंस क्या होते हैं, कब कौन सा ऑप्शन इनेबल करना है, ये सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करना है, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, ऊपर ऊपर से तो कोई भी पढ़ लेता है, बट जब तक आपको एक डीप लेवल का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती है कि ये ऑप्शन क्या है, क्यों यूज़फुल है, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट आया समझ में कि हम लोग किस बात पे डिस्कस करेंगे। एक EC2 इंस्टांस हम जो लॉन्च करते हैं, उस EC2 इंस्टांस को लॉन्च करते टाइम बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वो ऑप्शंस क्या होते हैं वो डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को स्क्रीन विजुअल हो रही सभी को? सभी को स्क्रीन विजुअल है, यस और नो गाइस? यस सर। ओके। यस सर। चलिए, तो आते हैं यहाँ पर। देखो, कभी आपको AWS की किसी भी सर्विस को यूज़ करना हो, आप अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सर्च में आइए। सर्च में आने के बाद यहाँ पर आप सर्च करें सर्विस का नेम। जैसे मुझे EC2 सर्विस के बारे में यूज़ करना है तो मैं EC2 सर्विस सर्च करूँगा तो यहाँ पर EC2 सर्विस आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ़्ट राइट में बहुत सारे दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, अभी हमें इन पे डिस्कस नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी नया सर्वर लॉन्च करना है। सर्वर मतलब EC2 इंस्टांस। तो अगर आपको कोई भी नया सर्वर क्रिएट करना है, वर्चुअल सर्वर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पर डैशबोर्ड में ऑलरेडी हो, नीचे आएंगे, लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इंस्टांसेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है लॉन्च इंस्टांसेस का। तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो लॉन्च का मतलब होता है क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नेम डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था कि मान लीजिए आपके पास 10 वर्चुअल सर्वर हैं। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सर्वर किस काम के लिए क्रिएट किया गया है? कंपनी के अंदर कैसे होता है, आप लोगों के पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। कैसे पता लगाओगे कि भाई कौन सा सर्वर, आपने जो वर्चुअल सर्वर क्रिएट किए हैं, EC2 इंस्टांस क्रिएट किए हैं, कौन सा EC2 इंस्टांस किस डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया? बाय नेम ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो नेम एंड टैग्स है, ये ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कैसे ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझे आप लोग। फॉर एग्जांपल सर, हमारे पास एक AWS का अकाउंट है। क्या है सर? एक AWS का अकाउंट है। इस AWS अकाउंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल EC2 इंस्टांस है। मैंने बोला EC2 1, EC2 नंबर 2, 3, 4। ओके, ये 4 आपके पास क्या हो गए, EC2 अवेलेबल हो गए। सेम आपके पास नेक्स्ट भी अवेलेबल है, फिफ्थ, 6, 7, 8, राइट? तो यहाँ पर आपके पास जो है तो इतने सारे इंस्टांसेस अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लगता है डायग्राम में एक्सप्लेन करते पे और क्रिएट करने में, बट ये चीज़ ऐसी होती है कि एक बार आपके माइंड पे क्लिक हो गया आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सर यहाँ पर क्या है, आपके पास मल्टीपल इंस्टांसेस हो गए। मैं इसका नेम दे रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, क्या किया सर हमने यहाँ पर, इन सभी का टैग नेम जो है वो रखा हमने टेस्ट सर्वर। क्या रखा सर हमने इनका टैग नेम? हमने टैग नेम रखा इनका टेस्ट सर्वर। ओके, और इनका जो नेम अपन ने है रख दिया सर बैप सर्वर। क्या रख दिया सर हमने इनका टैग नेम? बैप सर्वर। ठीक है,
ये सब आपके हो गए वेब सर्वर। इसका नेम हमने रख दिया प्रॉड सर्वर। ध्यान से समझना चीज़ें बोल क्या रहा हूँ मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास 4 इंस्टांसेस टेस्टिंग वाले हैं, 4 इंस्टांसेस वेब के लिए, 4 इंस्टांसेस प्रोडक्शन के, ठीक है। अब मैंने आपको एक टास्क दे दिया। टास्क क्या दे दिया कि भाई टेस्टिंग वाले जो इंस्टांसेस हैं मॉर्निंग में 9 o'clock को स्टार्ट कर देना और इवनिंग में 5 o'clock को क्लोज कर देना, क्योंकि टेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोमेशन लगाना है ये आपको, मतलब टाइम सेट करना है कि ऑटोमेटिक 9 o'clock को स्टार्ट हो जाएगा, 6 o'clock को ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। कैसे करोगे? तो इस केस में आप क्या करोगे, पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कोई अदर जैसे एनसीवल हो गया उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर टेराफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। तो आप किसी भी ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट उस ऑटोमेशन में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जिस इंस्टांसेस का टैग नेम आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, उसको भाई साहब आपको कर देना है स्टार्ट 9 AM पे। और फिर सेम चीज़ आप स्टॉप वाला डिफाइन करोगे तो उसमें भी आप बोलोगे कि भाई जो इंस्टांस आपका टेस्ट नाम से टैग है उसको क्या करना है, ऑटोमेटिकली शाम को 6 o'clock को क्लोज कर देना है, मतलब शट डाउन कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो ये चीज़ आपको जब ऑटोमेशन करनी होती है तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है नेम्स एंड टैग्स। समझ में आया उज्ज्वल जी, जलस सर, अनिल सर, सभी लोगों को, हरीश जी, समीर जी? यस सर। ठीक है। तो इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया web-server, नो प्रॉब्लम। आप इसको अपना नेम दे दो, अपनी गर्लफ्रेंड का नेम दे दो, अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम दे दो, नो प्रॉब्लम। बट प्रोडक्शन के अंदर ये बोला जाता है कि भाई नेम जो है वो यूज़फुल होना चाहिए। तो मोस्टली आपका वेब सर्वर, टेस्ट सर्वर, प्रॉड सर्वर, डीबी सर्वर, इस टाइप के नेम्स असाइन होते हैं, ठीक है। या फिर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नेम असाइन होते हैं, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पर विवेक XYZ, विवेक XYZ। तो ये नेमिंग आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग असाइन होंगी, ठीक है। तो ये आपका टैग नेम का फंडा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि नेम्स एंड टैग्स का क्या यूज केस है, ठीक है। पहला तो आपके रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना कि ये रिसोर्स आपने किस पर्पस के लिए क्रिएट किया है। दूसरी चीज ऑटोमेशन के लिए भी आप नेम्स एंड टैग का यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा वापस डायग्राम पे। मैंने बोला सर मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4, ये 4 कंप्यूटर हो गए, ये 4, ये 4, मतलब आपके पास टोटल 12 कंप्यूटर्स हो गए। कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सर ये लैपटॉप या कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा क्या आप इनको यूज़ कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो इस पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, बट डेस्कटॉप लेवल पे अभी 3 ही अवेलेबल हैं, जो कि आपका एक तो लिनक्स होता है, दूसरा विंडोज़ होता है, और तीसरा आपका मैक होता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि इनके फ्लेवर्स अलग अलग अवेलेबल है। जैसे लिनक्स पे जाओगे आप काली लिनक्स मिलेगा, उबंटू लिनक्स मिलेगा, रेड हैट लिनक्स मिलेगा, सेंटोस मिलेगा, सूजे, फेडोरा, दुनिया भर के लिनक्स मिलेंगे। विंडोज़ में जाओगे विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 11, विंडो सर्वर आपको मिलेंगे। ऐसे ही मैक में जाओगे मैक में भी मिलेगा, राइट। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो भैया जब आप अपना वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर रहे हो, मतलब EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, तो उस EC2 इंस्टांस पे, उस वर्चुअल सर्वर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा ये आप डिसाइड करोगे यूजिंग AMI इमेज। क्या बोलोगे सर? AMI इमेज, अमेजॉन मशीन इमेज जिसे बोलते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो। हमने अभी चूज़ किया अमेजॉन लिनक्स, ठीक है। आप चाहो तो विंडोज़ चूज़ कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ विंडोज़ ही चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमने अमेजॉन लिनक्स लिया था। तो आज अपन ले लेते हैं विंडोज़ का, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि आपका जो EC2 इंस्टांस क्रिएट होगा उस पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर जो है CPU का कितना है, 64 बिट है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि विंडोज़ का आर्किटेक्चर जो है CPU का वो 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है। बट लिनक्स अगर आप यूज़ करते हो तो 64 बिट मैंडेटरी है, मतलब जो आपका आर्किटेक्चर है CPU का वो सिर्फ और सिर्फ 64 बिट में ही सपोर्टेड है लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे।
विंडोज़ में दोनों अवेलेबल होते हैं, बट अभी जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं जैसे विंडो 10 11 इन सब पे 64 बिट ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि इसकी स्पीड जो है रीड राइट ऑपरेशन जो है वो फास्ट होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आप दूसरा चूज़ करोगे जैसे अमेजोन लिनक्स लेंगे आप, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद इंस्टांस का टाइप, तो इंस्टांस का टाइप का मतलब क्या है कि आप जब कंपनी से लैपटॉप खरीदते हो, आपने बोला कि सर मुझे डेल का खरीदना है, एचपी का खरीदना है, लिनोवो खरीदना है, आसूस, कोई सा भी लैपटॉप आप परचेस करना चाहते हो, राइट। तो उस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन आप डिसाइड करते हैं। सर कोई बंदा बोलता है सर मुझे 4 GB का रैम रिक्वायर्ड है, राइट। क्या रिक्वायर्ड है सर? 4 GB का रैम रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर उसने बोला मुझे 200 तो नहीं, 220 आता है, सॉरी 240 आता है, आई थिंक 240 GB का SSD आता है, ठीक है। तो बंदे ने बोला मुझे 240 GB का SSD रिक्वायर्ड होगा, कोर i3 प्रोसेसर रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा सर? कोर i3 प्रोसेसर रिक्वायर्ड होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आप अपना इंस्टांस चूज़ करोगे कि भाई किस कैपेसिटी का आपको सर्वर रिक्वायर्ड है। तो अभी जैसे हमारे पास T3.micro अवेलेबल है, जिसमें आपको 2 कोर का CPU मिलेगा, 1 GB का मेमोरी मतलब रैम मिलेगा, और स्टोरेज आके नीचे आके यहाँ पर आप चूज़ कर पाओगे, तभी हम स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको 2 कोर का CPU मिलेगा, 1 GB का मेमोरी, कब? जब आप इंस्टांस का टाइप T3.micro रखते हो। लेकिन कंपनी में क्या होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता, हमें तो हैवी साइज़ के कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, आप देखते हो जाइए। देखिए T3 डॉट स्मॉल में 2 CPU मिलेंगे, 2 GB का मेमोरी मिल जाएगा। T3 डॉट मीडियम में 2 CPU मिलेंगे, 4 GB का मेमोरी। ऐसे आप जाते जाओगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। देखें यहीं पर हम C5A.X लार्ज लेते हैं तो 4 कोर का CPU मिलेगा, 8 GB का मेमोरी मिलेगा। और थोड़ा सा नीचे आ जाइए सर, आपको और भी हैवी कॉन्फ़िगरेशन देखें कितना मिल गया, 16 कोर का CPU, 42 GB का मेमोरी मिल गया। तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लाउड को और आपके फिजिकल सर्वर को कंपेयर करूँ तो कैसे होगा। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, जलस सर ने बोला सर मुझे ना पबजी खेलना है, ठीक है, पबजी आजकल फेमस है। तो बोला कि जलस सर ने बोला विवेक सर मुझे पबजी खेलना है, बट मुझे ये टेस्ट करना है कि जो सिस्टम मैं परचेस करने जा रहा हूँ क्या वो उस पर रन करेगा या नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लैपटॉप परचेस करोगे, उस पर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं, एक्सचेंज कर सकते हो बट रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने लॉन्च किया, आपका काम हो रहा है तो कंटिन्यू यूज़ कर लो, नहीं हो रहा है आप इसको डिलीट कर दो, राइट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ले लिया T3.micro, क्योंकि अभी आप लर्निंग कर रहे हैं तो फ्री टायर पे है। उसके बाद की पेयर, अब की पेयर क्या है, हमारे सबके लैपटॉप पे पासवर्ड होता है। क्या होता है सर? पासवर्ड होता है। तो वो पासवर्ड जो है भैया, ये बताता है कि यू आर द ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस लैपटॉप, राइट। तो सेम चीज़ है। एक सर मेरे हाँ बिल्कुल बोले। इंस्टेंस टाइप ये है तो जैसे पहले की बार में तो आता था मैं T2 डॉट माइक्रो सेलेक्ट कर सकता था, तो नहीं यहाँ नहीं पर जैसे उसी नहीं नहीं, उसमें क्या अच्छा होता है, कुछ रीजन्स में T2.micro सपोर्टेड होता है, कुछ रीजन में T3.micro होता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने अच्छा विंडोज़ लिया है इसलिए ये T3.micro आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिनक्स ले लूँगा तो ये T2.micro भी ऑप्शन में दे देगा आपको। देखो अभी हम चेंज करते हैं इसको। मतलब पहले क्या है विंडोज में T3 डॉट माइक्रो था हाँ और देखो, लिनक्स में T2 डॉट माइक्रो था। देखो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया T2.micro आ गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर लिखा रहा है फ्री टायर एलिजिबल, तो ऐसे है। तो यहाँ पर आप वो इस हिसाब से आता है। प्लस कुछ रीजंस में ये भी होता है कि आपका T3.micro ही आएगा, भले आप लिनक्स का लो या विंडोज़ का लो, डजेंट मैटर, बट वो उस रीज़न पे T2.micro है ही नहीं, ठीक है। समझ गया। तो यहाँ पर हमारा T2.micro आ गया। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के लिए की पेयर, तो यहाँ पर देखो अभी आपके पास ये सब एग्जिस्टिंग की पेयर है, आप कोई सा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कल एक्सप्लेन किया था, आज वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोग न्यू हैं, आई थिंक जलस सर हैं, और तो बाकी सभी लोग हैं ओल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है सर, की पेयर जनरेट करते हैं। तो की पेयर का नेम कुछ भी रख दो, तो जैसे मैंने एग्जांपल रख दिया, की पेयर का नेम कैसा, क्लाउड विथ विवेक। क्या रखा सर हमने?
क्लाउड विद विवेक। उसके बाद की पेयर का टाइप, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं सर, RSA एंड ED। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया अगर आपने RSA टाइप लिया तो क्या होगा, इन फ्यूचर में आप अगर विंडोज बेस्ड इंस्टांस यूज कर रहे हो तो आप एग्जिस्टिंग की पेयर यूज कर सकते हो, बट अगर आपने ईडी क्रिएट किया तो आप उस एग्जिस्टिंग की पेयर को सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के साथ ही यूज कर सकते हो, विंडोज के साथ नहीं, क्योंकि ये जो ईडी है वो सपोर्टेड नहीं है विंडोज के साथ। तो इसलिए आज देख रहे हो आप ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्रिएट करने का, आ रहा है ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है ईडी एंड RSA में। समझ में आया जलज सर, अनिल सर, उज्जवल जी, हरीश जी, समीर जी? यस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर की पेयर फॉर्मेट, तो देखो आप यहाँ पर कोई सा भी जनरेट करते हो, नो प्रॉब्लम, बट जब आप विंडो बेस इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ डॉट पैम लॉग। क्यों? क्योंकि जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो पैम की का यूज़ करके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर गलती से PPK ले लिया तो आपका काम नहीं होगा, हो जाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, PPK से पेम पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ डॉट पैम ले लो, कब, जब विंडो ले रहे हो। हाँ, लिनक्स ले रहा है कोई सा भी ले लो, नो प्रॉब्लम, बट यूज केस दोनों के अलग है। अगर आप अपने जो लैपटॉप का ये CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस पे कनेक्ट करना चाहते हो लिनक्स का सर्वर तो आप यूज़ करें डॉट पैम, और अगर ये पुट्टी सॉफ्टवेयर पे यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करिए क्या सर, ये PPK। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं अभी नेम दे देता हूँ क्लाउड विद विवेक। ठीक है। उसके बाद हमारा की पेयर टाइप RSA है और फाइल फॉर्मेट डॉट पैम रखा हमने, और क्रिएट करेंगे आप ऑटोमेटिक। सॉरी, डॉट पैम जो है आपका वो कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज होता है, और जो डॉट PPK है वो पुट्टी पे यूज होता है। फिर से बोलो, समझ नहीं आया। डायरेक्ट नहीं होता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर आपको पैम से PPK। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, वो पुट्टी जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसी के साथ पुट्टी जेन मिल जाता है। नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करोगे पैम टू PPK कन्वर्टर, बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आपके पैम को PPK में कन्वर्ट कर देते हैं ऑनलाइन। ठीक है। वो कंपनी कुछ रेकमेंड नहीं करती, आपको कैसे एक्सेस करना है वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, कमांड लाइन पे एक्सेस दे देती है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, कंसोल का भी एक्सेस दे देती है। जैसे अभी हरीश जी हैं आपके पास, आपके साथ जुड़े हुए हैं क्लास में, उनकी कंपनी में पूरा एक्सेस दिया हुआ है। मेरी कंपनी में क्या होता है कि मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं कंसोल पे जा ही नहीं सकता। तो ये अलग अलग कंपनी पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन होता है, बट मोस्टली कंपनी में आप देखोगे तो आपको जो है तो सिर्फ इंस्टांस को एक्सेस करने का परमिशन होगा, पूरा कंसोल पे परमिशन नहीं होगा। मतलब अकाउंट लेवल पे जो परमिशन है वो पूरी परमिशन नहीं होती है। ठीक है। हाँ, रही बात कनेक्ट करने की, तो आप अपना इंस्टांस चाहो तो पुट्टी पे कनेक्ट कर लो, चाहिए चाहते हैं तो आप CMD पे कनेक्ट कर लो, या फिर आप चाहते हो कि डायरेक्ट इस पे ब्राउज़र पे कनेक्ट करना है तो ब्राउज़र पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है। इतनी परमिशन होती है कंपनी के अंदर। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग पे, एडिट करते हैं नेटवर्क सेटिंग। यहाँ पर सबसे पहले BPC चूज करना होता है। देखो अभी हमारे पास क्या है, एक ही BPC है डिफ़ॉल्ट, हम कस्टम BPC भी क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे BPC क्या होता है। BPC से ही रिलेटेड हमारे पास सबनेट आएगा, यहाँ पर आप चूज कर सकते हो किस सबनेट पे आपको इंस्टांस लॉन्च करना है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, एक BPC के अंदर मल्टीपल सबनेट होते हैं। बात करेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि ये पूरा सेपरेट टॉपिक है BPC सबनेट वगैरह का। यहाँ पर आते हैं अवेलेबिलिटी जोन। आप अवेलेबिलिटी जोन डिसाइड कर सकते हो कि किस अवेलेबिलिटी जोन में आपका इंस्टांस लॉन्च होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड होगी। कंपनी में कैसे वर्क होगा, कैसे यूजफुल होगा, वो समझना जरूरी है। कंपनी में क्या होता है, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आएगा सबसे पहला। ठीक है, ध्यान से समझना। कंपनी में क्या होगा सर, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आएगा, ये मेल लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला ये मेल बॉक्स है, इस मेल बॉक्स में इंस्ट्रक्शन दिया होगा क्रिएट अ BPC विथ
CIDR एंड CIDR का वैल्यू दे देंगे। मैंने एग्जांपल दिया 192.68.1 डॉट या फिर 1 डॉट, चलो 20 ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट टू पब्लिक सबनेट। उसके थर्ड स्टेप में लिखा होगा क्रिएट फॉर प्राइवेट सबनेट। इस तरीके से आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा। अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ इतना लिखा होगा क्रिएट टू पब्लिक सबनेट फॉर प्राइवेट सबनेट, तो उस केस में क्या होगा, आपको इस CIDR वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करते हैं वो चीज़ें आने वाले लेक्चर्स पे अपन बात करेंगे। और बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, इसका सबनेट निकाल के आपको उस सबनेट का जो रेंज होता है वो आपको दे देते हैं कि भाई ये आपकी वैल्यू है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास इंस्ट्रक्शन आता है आपके सीनियर के टीम लीडर से, उसी का यूज़ करके आपको फॉलो करना होता है। ये तब तक ही चलता है जब तक कि आप बिगनर लेवल पे होते हैं, मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब तक। अगर आपने स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन किया है तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो, वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि BPC का CIDR क्या रखना है, सबनेट का CIDR क्या रखना है। और दूसरी चीज़, आप जब 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पर फिर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलता। वहाँ पर आपको खुद सब डिज़ाइन करना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल के बंदे बन जाते हो। समझ में आए? तो अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप BPC सबनेट अवेलेबिलिटी जोन ये अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। उसके बाद आता है ऑटो असाइन पब्लिक IP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका सर्वर बनेगा, जो EC2 इंस्टांस क्रिएट होगा, इस पे क्या पब्लिक IP ऑटोमेटिक आना चाहिए, यस और नो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है सर, अगर आप डिफ़ॉल्ट BPC का यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, डिफ़ॉल्ट BPC का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। और अगर आप कोई दूसरा कस्टम BPC, खुद का BPC क्रिएट करके और उस पर लॉन्च करोगे इंस्टांस, तो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक IP जो ऑटो असाइन है वो डिसेबल्ड होता है। तो कई बार क्या होता है, बंदे फ्लो में ना यहाँ पर ये सेटिंग के अंदर आना भूल जाते हैं और डायरेक्ट जाके लॉन्च कर देते हैं, बाद में पता चलता है इस पर पब्लिक IP असाइन ही नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में इसको आके इनेबल करना होता है। कब? जब आप कस्टम BPC लेते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? क्लियर है सभी को सर? जलज सर, अनिल जी, उज्जवल सर, हरीश जी, समीर जी, ठीक है। देखो, बाकी मतलब कब तक 4 से 5 दिन में, क्योंकि पहले हमारा EC2 का टॉपिक कंप्लीट होगा फिर BPC पे आएंगे। 4 5 दिन भी नहीं, 3 दिन हो सकता है, 2 से 3 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑटो असाइन पब्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है सर फायरवॉल का, जिसे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से कॉल करते हैं। फायरवॉल ये आपका फिजिकल डिवाइस है। कंपनी के अंदर जब फिजिकल सर्विस यूज़ होती थी, मतलब वर्चुअल कुछ नहीं था, फिजिकल था, तो ये फायरवॉल एक डिवाइस हुआ करती थी। अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा फायरवॉल डिवाइस कैसे होती है। सिस्को का ले लो, सिस्को का जो फायरवॉल डिवाइस वगैरह वो ज़्यादा फेमस है। देखो, ये आपका फायरवॉल हुआवे का भी आता है, फोर्टिनेट का भी आता है, ये सिस्को का भी आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की कंपनियां हैं जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बनाती है, राउटर, स्विच, फायरवॉल, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो ये क्या होता है फायरवॉल, इस पे रूल डिफाइन होते हैं। रूल क्या डिफाइन होते हैं, मैंने एग्जांपल लिया कि सर मैंने अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगवा दिया, ठीक है। अब मैं अपने घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन लगवाया वो मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए मैंने लगाया। अब क्या होगा, उनको वाईफाई चाहिए, मैंने दे दिया। अब वो हो सकता है मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हों, व्हाट्सअप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो ये तो मिस यूज़ होगा। भाई मैंने प्रोवाइड करवाया उनके अच्छे के लिए, बट वो क्या हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई बंदे जो मेरे वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं उनके मोबाइल पे यूट्यूब ही ना चले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फायरवॉल डिवाइस लगानी पड़ेगी और उस फायरवॉल पे मैं डिफाइन कर दूंगा www.youtube.com ये ब्लॉक होना चाहिए, www.instagram.com ये ब्लॉक होना चाहिए। तो ये काम होता है आपके फायरवॉल। समझ में आया सभी को यहाँ तक?
चलिए, उसके बाद आता है सर यहाँ पर, तो आप जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे इसका नेम क्या रखोगे? तो जैसे हमने रख दिया AWS विथ AI, ठीक है, ये आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हो, और अगर सेम रखना है तो सेम रख लो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो नेम है वही डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके बाद यहाँ पर इनबाउंड और आउटबाउंड दो रूल होते हैं सर। क्या होते हैं? इनबाउंड एंड आउटबाउंड दो टाइप के रूल होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले इनबाउंड रूल है, इस पे क्या है, टाइप। अब ये रूल्स हैं आपके, ठीक है, HTTP ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने क्या है, RDP लिया है। सोर्स टाइप में 3 है, एनीवेयर, कस्टम, माई IP। तीनों में क्या डिफरेंस है ज़रा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला सर कि यहाँ पर ये जो मेरे वर्चुअल सर्वर क्रिएट हुए हैं, बैप प्रॉड ये सारे, इनको एक्सेस भी तो करना है भाई। ये जो सर्वर है ये तो फिजिकल AWS के डेटा सेंटर पे रखा है, रिमोटली कैसे एक्सेस होगा? तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए लिनक्स में यूज़ होता है SSH, विंडो में यूज़ होता है RDP। आप लोगों को पता होगा, सभी को पता है, यस और नो? जलस सर, समीर जी, पता है या नहीं? हाँ। ठीक है। तो जैसे ये प्रॉड सर्वर है, इसको एक्सेस करना है, तो अगर ये प्रॉड सर्वर आपका लिनक्स वाला है तो आप इसको कनेक्ट करोगे SSH के थ्रू, और अगर आपका ये प्रॉड सर्वर जो है विंडो वाला है तो इसको आप कनेक्ट करोगे RDP के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आप इंस्टांस बना रहे हो उस पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की ट्रैफिक आ सकती है। मैंने एग्जांपल दिया सर, इस पर मुझे एक वेबसाइट रन करनी है, तो वेबसाइट यूज़र एक्सेस करेगा। तो वेबसाइट जब यूज़र एक्सेस करता है तो वो दो ही पोर्ट यूज़ करता है, आइदर पोर्ट नंबर 80 यूज़ करेगा या 443 यूज़ करेगा। अगर उसका SSL सर्टिफिकेट लगा होगा तो वो क्या करेगा, 443 का यूज़ करेगा। SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो वो पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करेगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है सर, रूल्स डिफाइन करने हैं। तो अभी मैंने बोला कि फ़िलहाल मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको रिमोटली कनेक्ट करना है, तो RDP ओपन है, इनफ है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सोर्स टाइप, एनीवेयर, कस्टम, माई IP। ध्यान से समझे, पहला एनीवेयर का मतलब क्या है ठीक है। तो मान लीजिए कि सर ये आपने प्रॉड सर्वर मतलब एक EC2 इंस्टांस बनाया। इस EC2 इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो पब्लिक IP और दूसरा पासवर्ड। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है सर, पब्लिक IP एंड पासवर्ड। तो पब्लिक IP एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो मैंने बोला कि ये जो है ये जलस सर का सिस्टम है। कैसे? ये जलस सर का सिस्टम है, ये अपने लैपटॉप से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही उज्ज्वल जी ने बोला भाई मुझे भी एक्सेस करना है। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, आपको भी मैं पब्लिक IP और पासवर्ड दे देता हूँ, आप भी एक्सेस कर लोगे। तो यहाँ पर उज्ज्वल जी भी एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हरीश जी को एक्सेस करवाना है तो हरीश जी भी एक्सेस कर लेंगे। दैट मीन्स इस सर्वर को जिसको भी एक्सेस करना है उसको पब्लिक IP दे दो इस सर्वर का और पासवर्ड दे दो, वो एक्सेस कर लेगा। लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। कल को मान लो मैंने क्या बोला, जलस सर को और उज्जवल जी को मैंने ये पब्लिक IP एंड पासवर्ड दे दिया। अब कल को ये ऐसा भी हो सकता है, इन्होंने क्या बोला, ठीक है ध्यान से समझना, इसको मैं अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ। मैंने बोला कि सर मैंने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रखा है अपने AWS अकाउंट पे, और ये 24/7 रन हो रहा है। आप लोगों को जब भी लिनक्स की प्रैक्टिस करना है, आप क्या करना, अपने लैपटॉप पे बैठना और इस सर्वर को पब्लिक IP और की पेयर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने अलाउ किस किस को किया, सिर्फ जलस सर को और उज्जवल सर को। लेकिन उज्जवल जी ने क्या किया, मेरे साथ धोखा कर दिया। धोखा कैसे किया? उन्होंने बोला हरीश जी आपको ज़रूरत है क्या लिनक्स की प्रैक्टिस की? हरीश जी ने बोला यस सर ज़रूरत है। तो हरीश जी को क्या किया, उज्जवल जी ने बोला ये पब्लिक IP और ये की पेयर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जलस सर और उज्जवल सर एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कस्टम डिफाइन कर दूंगा। एक्चुअल में ये जो मैंने फंडा अभी बोला कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जलस सर और उज्जवल सर कर पाएँ, ये चीज़ आपके सिक्योरिटी ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा फायरवॉल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या बोलते हैं सर? नेकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसका यूज़ करके हो जाएगा। बट अभी सिनारियो सिर्फ इतना समझो कि मैं चाहता हूं कि उज्जवल जी को अलाउ हो, मतलब पर्टिकुलर बंदे को। तो आप यहाँ पर क्या करोगे,
यहाँ पर दे दोगे कस्टम, और कस्टम में आओगे और यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन कर दोगे किसका, उज्जवल जी का, तो सिर्फ उज्जवल जी एक्सेस कर पाएंगे। भले ही जलज सर के पास, हरीश जी के पास ही इसका पब्लिक आईपी और की पेयर या पासवर्ड है, फिर भी ये लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बात आई समझ में सभी को क्या बोला मैंने? तो आप यहाँ पर कस्टम कर सकते हो, और अगर मैंने माई आईपी कर दिया तो ये मेरी आईपी खुद से बाय डिफ़ॉल्ट उठा ले रहा है, और ये सिर्फ मुझे ही अलाउ करेगा। तो अभी हम लोग एज अ बिगनर है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनीवेयर कर दो, कहीं से भी बैठ के एक्सेस हो जाए। समझ में आया? जलज सर, उज्जवल जी, हरीश जी, अनिल सर एंड समीर जी। यस यस आगे। चलिए। बाकी सर अभी क्या जैसे यूपी में रहा है, हाँ, अगर आपने कस्टम कर लिया, ठीक है, ठीक है। अभी सोर्स टाइप में कस्टम कर लिया है, उसके बाद आईपी वाली कैसे डालोगे, वो आईपी कैसे डालोगे, नहीं जैसे तो वो उस केस में हमें यहाँ पर जो है तो डायनामिक आईपी दे, सॉरी स्टैटिक आईपी देनी पड़ती है, जो आपकी फिक्स आईपी होती है। अच्छा हम्म। क्योंकि देखो, इसको सिनारियो समझो। क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने क्या किया है, आधार कार्ड का सेंटर लिया है, जो आधार वगैरह बनाते हैं ना, उसने उसका सेंटर लिया है। तो आधार कंपनी जो है उसने सीधा बोला है कि भाई आपको स्टैटिक आईपी परचेस करना पड़ेगा अपने आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ऐसा कंपनी ने क्यों बोला? क्योंकि अगर वो स्टैटिक आईपी मैंडेटरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, डायनामिक आईपी अलाउ करना पड़ेगा। और जब डायनामिक आईपी अलाउ करेंगे तो भाई बंदा बैठ के कहीं भी काम कर रहा है, पता चल रहा है वो घर से भी काम कर रहा है, दुकान पे भी काम कर रहा है, कल को कहीं रिश्तेदार में जा रहा है वहाँ भी काम कर रहा है। तो कंपनी क्या चाहती है, भाई फ्रॉड ना हो, फ्रॉड होने से बचाना है, तो कंपनी ने क्या बोला, स्टैटिक आईपी मैंडेटरी है। इसका मतलब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सिर्फ तभी लॉगिन हो पाएगा जब आप अपने उस स्टैटिक आईपी से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर आपको जब भी ऐसी चीज़ें ज़रूरत होती है, स्टैटिक आईपी मैंडेटरी होता है। इवन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ रियल का। कोविड टाइम पे सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला था। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कैसे मिला था? यही रीज़न था कि भाई आप अपने घर से कनेक्ट तो होंगे, लेकिन हम आपको जो कनेक्टिविटी देंगे, आपकी जो ट्रैफिक आएगी, पहले वो हमारे बीच के एक राउटर पे आएगी, ठीक है। वो राउटर आपका वीपीएन भी हो सकता है। तो उस पे क्या होगा, हम एक स्टैटिक आईपी डालेंगे और उस स्टैटिक आईपी के थ्रू ही आप अंदर आ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने एनीवेयर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर स्टोरेज के पार्ट पे। तो स्टोरेज देखो क्या होता है, जब आप लिनक्स का इंस्टांस क्रिएट करते हो तो मिनिमम आपको 8 GB मिलता है, और अगर आप विंडोज़ का लेते हो तो 30 GB मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम के टाइप आते हैं, GP2, GP3, IO1, IO2, कोल्ड HDD, ये सारी चीज़ें ये अपन EBS के पार्ट में डिस्कस करेंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो कि स्टोरेज सर्विस है AWS क्लाउड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। अब जब एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आएगा, इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग ये ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम का साइज़ कितना रखना है, वॉल्यूम का टाइप क्या रखोगे, कितने IOPS चाहिए ये डिफाइन करोगे। और यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो आप लोग पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो मैं हैप्पी भी हूँ। जैसे यहाँ पर कि सर IOPS क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मतलब जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए। देखो कंपनी में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती IOPS वगैरह, क्यों? क्योंकि कंपनी जब आपका वॉल्यूम कॉन्फ़िगर करवाती है उस टाइम पे बोल देती है भाई जब वॉल्यूम क्रिएट करोगे ना तो ये वॉल्यूम का टाइप लेना, और उस पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको IOPS मिल जाते हैं। तो IOPS कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट नॉलेज पर्पज़ के लिए अगर कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका, सर ऐसा सर ऐसा होता है होम पे अगर कहीं, सॉरी सर ऐसा सर टास्क नहीं है कि जैसे क्लास में अगर हम क्या टास्क करते हैं तो शेयर करना होता है, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप। सर जैसे कि अगर क्लास में क्लास लीडर है कस्टमर केयर में वर्क क्या रहता है। अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ था क्लाइंट के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप विप्रो में काम कर रहे हो। विप्रो क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो विप्रो का जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने क्या बोला कि यार मेरे पास ना एक EC2 इंस्टांस है, उस EC2 इंस्टांस पे 5000 GB, सॉरी 500 GB का आपने स्टोरेज दिया था, वो फुल होने वाला है, मुझे दूसरा स्टोरेज चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक नया वॉल्यूम क्रिएट करके दे दोगे। ऐसे आपके पास बहुत सारे टास्क आते हैं जो टॉपिक वाइज टॉपिक में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा।
ठीक है। तो नहीं, वो तो कर सकते हो बट वहाँ पर चैलेंजेस ये आते हैं ना कि भाई आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझा। पहले क्लाइंट ने बोला भाई मुझे 500 जीबी का स्टोरेज था, मुझे 500 जीबी और चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपने बोला कि भाई एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को ही इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो नया क्रिएट करके नया भी अटैच कर दें। लेकिन अब आपके सामने चैलेंज ये है कि भाई अगर आप एग्जिस्टिंग को इंक्रीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और अगर आप नया कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होना चाहिए, तो भाई प्राइसिंग मैटर करती है। अगर आप एग्जिस्टिंग वाले को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी प्राइसिंग कम है, या फिर नया जो क्रिएट करके दे रहे हो उसकी प्राइसिंग कम है। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि क्लाइंट का पैसा बचाना है। जब क्लाइंट का पैसा बचाओगे तभी क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर आप साइज, हाँ बोलिए। जी जी बोलिए। आपका जो क्या बोलते हैं प्राइसिंग लगभग सेम ही होती है इसमें, क्या बोलते हैं एग्जिस्टिंग वाले को इंक्रीज करने में और नया क्रिएट करने में। बट यहाँ पर एक चैलेंज क्या आता है कि आप अगर नया क्रिएट कर रहे हो ना तो उसमें आपको फाइल सिस्टम वापस से असाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसको फॉर्मेट करोगे, पार्टीशन क्रिएट करोगे, वो सब चीज़ें। लेकिन एग्जिस्टिंग को करते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, समझ आए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास डिलीट ऑन टर्मिनेशन का। अब ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है सर, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ गांव की देसी लैंग्वेज में आप लोगों को। मैंने बोला ये क्या, सॉरी कहाँ गया ये, मैंने बोला ये जलस सर का लैपटॉप है, ठीक है। जलस सर को गुस्सा आ गया तो इन्होंने अपना लैपटॉप तोड़ दिया। अब लैपटॉप तोड़ा तो जरूरी है कि इनके लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है वो टूट जाए। क्या पॉसिबिलिटी है बताइए आप लोग। भाई अगर आपने अपना कंप्यूटर, हाँ, नहीं टूटेगी, राइट। मतलब आपका डेटा सेफ है, राइट। लैपटॉप भले ही पूरी तरह खराब हो गया बट डेटा आपका सेफ है। दूसरा केस क्या है आपके पास, आपने लैपटॉप तोड़ा, लैपटॉप के साथ साथ आपने एसएसडी भी तोड़ दी गुस्से में, तो डेटा भी गया, लैपटॉप भी गया। तो अब यहाँ पर फंडा क्या है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। मतलब आप जब अपने EC2 इंस्टांस को परमानेंट के लिए डिलीट करोगे, मतलब उसको तोड़ोगे, मतलब तोड़ के ख़त्म कर दोगे, तो आपका जो वॉल्यूम है, जो डेटा है, क्या वो भी डिलीट होना चाहिए या नहीं। तो अगर डिलीट ऑन टर्मिनेशन में यस है तो आपका इंस्टांस डिलीट होगा, और इंस्टांस के साथ ही साथ आपका जो वॉल्यूम है, ये जो 30 GB का वॉल्यूम है, ये भी डिलीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टांस डिलीट होगा, डेटा आपका सेफ रहेगा, वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल रहेगा। हाँ बट प्राइसिंग इसकी लगेगी, आपको प्राइसिंग पे करना पड़ेगा। तो समझ में आया डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपके डेटा को कोई रीड नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने डेटा को क्या कर दिया, एनक्रिप्टेड कर दिया, जैसे आप लोग व्हाट्सअप वगैरह में, चैट वगैरह में देखते हैं ना, एनक्रिप्टेड होता है मतलब सिक्योर होता है। तो ऐसे ही है कि भाई आपके जो वॉल्यूम में डेटा स्टोर होगा वो क्या होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए या नहीं। तो आप एनक्रिप्टेड और नॉट एनक्रिप्टेड जो आपको सूटेबल हो यूज़ कर लो। कंपनियां हमेशा एनक्रिप्टेड ही यूज़ करती हैं, क्योंकि कंपनी का डेटा सिक्योर रखना पड़ता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है KMS का, जिसे हम लोग बोलते हैं की मैनेज सर्विस। अब ये की मैनेज सर्विस क्या होता है सर, ये होता है लॉकर, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लॉक डालना है अपने वॉल्यूम पे, ताकि कल को क्या हो, आपका डेटा अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसके पास अगर की पेयर है तभी यूज़ कर पाएगा। तो हम इसे की पेयर नहीं बोलते, इसे हम लोग KMS की बोलते हैं, ठीक है। की मैनेज सर्विस की बोलते हैं। तो उस बंदे के पास अगर की है तो ही वो इस डेटा को यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के ना डेली लाइफ में लेके आ रहा हूँ। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा है, मतलब व्हाट्सअप बहुत ऐड करता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि आपका डेटा
जो है आपकी चैट्स, आपके वीडियोस, ऑडियो सब सिक्योर हैं, व्हाट्सएप वाला भी रीड नहीं कर सकता। कैसे पॉसिबल है ये चीज़ समझना है। तो क्या होता है सर, जब आप यहाँ पर एनक्रिप्शन यूज़ करते हो तो यहाँ पर दो टाइप की होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक वाली उसके पास होती है जो सेंड करता है, प्राइवेट वाली उसके पास होती है जो रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जलज सर ने उज्जवल जी को बोला हाय, तो जलज सर ने सेंड किया, तो जलज सर के पास जो की होगी वो होगी पब्लिक वाली और उज्जवल सर के पास होगी प्राइवेट वाली। इसका मतलब है कि जो डेटा जलज सर ने भेजा है वो सिर्फ और सिर्फ उज्जवल सर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उज्जवल सर के पास ही सिर्फ वो वाली प्राइवेट की है, बाकी किसी के पास नहीं, इसलिए ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है। समझ में आया? उज्जवल सर, जलज सर, समीर जी, अनिल जी एंड हरीश जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनक्रिप्शन लगा सकते हो, तो अभी मैंने नॉट एनक्रिप्टेड कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर थ्रूपुट है। थ्रूपुट का मतलब होता है कि भाई आपका डेटा एक बार में कितना कैरी करेगा वो चीज़। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आइए आप, यहाँ पर फाइल सिस्टम वगैरह के बारे में डिटेल्स दे देता है कि आपका जो फाइल सिस्टम है वो कौन सा है, तो FX है। उसके बाद यहाँ पर एडवांस डिटेल पे आए। अब एडवांस डिटेल में ये सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे एक एक ऑप्शंस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन जॉइन डायरेक्टरी की। अब ये जो डोमेन जॉइन डायरेक्टरी है इसका मतलब क्या होता है, तो सर ये ऑप्शन इंस्टांस को क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव डायरेक्टरी या AWS डायरेक्टरी सर्विस में ज्वाइन करने के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। इसका यूज़ के समझो थोड़ा सा। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन विंडो बेस्ड नेटवर्क यूज़ कर रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज लॉगिन चाहिए, जैसे कि यूज़र को डोमेन क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है, तो आप क्या करोगे सर, इंस्टांस को डोमेन ज्वाइन कर दोगे। और इसका एक एग्जांपल दूसरा वाला समझो कि कंपनी के विंडो EC2 सर्वर हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइंट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेम यूज़र पॉलिसी और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी जो है वो लागू हो सके। तो उस केस के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी का यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अभी आपके पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है तो यहाँ पर डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी को आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्रिएट करना पड़ेगा फिर ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर आपके पास, सर अब ये डायरेक्टली डाउनलोड कराना चाहिए। हाँ डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, ठीक है। और मोस्टली दो ही होती है, एक आपका विंडो के लिए अजोर का एक्टिव डायरेक्टरी होता है और लिनक्स वगैरह के लिए आप AWS का डायरेक्टरी सर्विस यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास IAM इंस्टांस प्रोफाइल का। ये इंस्टांस को क्या करता है सर, IAM रोल अटैच करना होता है जब तब यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई IAM रोल है तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। तो देखो ये इतने सारे रोल हैं, आप विवेक रोल, विवेक BPC, SS मैजेंट, PVC, जो भी रोल है आपके पास जो अटैच करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपने अगर इंस्टांस क्रिएट कर लिया, बाद में IAM रोल क्रिएट करके अटैच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर IAM इंस्टांस प्रोफाइल यूज़ हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको क्या करना हो सर, EC2 को कोई परमिशन देनी हो तब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास, चलो अभी इसको होल्ड रखो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना समझो कि आपका जो एक IAM रोल होता है उसको अगर EC2 पे अटैच करना हो तो IAM इंस्टांस प्रोफाइल वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। समझ में आया जलज सर, समीर जी और अनिल जी, हरीश जी, उज्जवल जी? मैंने बोला कि हम लोग IAM रोल क्रिएट करते हैं AWS अकाउंट में, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा IAM रोल जो है वो अगर EC2 इंस्टांस पे अटैच करना है तो मैं क्या करूँगा, IAM इंस्टांस प्रोफाइल का ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जाके ही मैं रोल अटैच कर पाऊँगा। हाँ रोल पहले क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखो ना ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है रोल, आप किसी भी रोल को अटैच कर दो तो इस रोल पे जो परमिशन होगी वो आपके इंस्टांस को मिल जाएगी। इसका चलो मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ क्योंकि आई थिंक आप सभी लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट ही हो, तो समझो। फॉर एग्जांपल सर मैंने बोला ये मेरा एक EC2 इंस्टांस है, इस EC2 इंस्टांस पे बैठ के मुझे क्या करना है, एक S3 बकेट क्रिएट करना है। तो जब S3 बकेट क्रिएट करोगे तो इस पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CLI पैकेज डालना पड़ेगा, AWS का कमांड लाइन डालना पड़ेगा। जब AWS का कमांड लाइन डालोगे तो इस पर क्या होगा, आपको एक्सेस की सीक्रेट की देना पड़ेगा, तभी जाके ये क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि इसको डायरेक्ट परमिशन नहीं है। हाँ, एक्सेस की सीक्रेट की दोगे तब परमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो एक्सेस की सीक्रेट की देना तो सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि भैया किसी के हाथ लग गई वो एक्सेस की सीक्रेट की तो मिसयूज हो जाएगी। तो क्या करो, एक आईएम रोल बनाओ, उस आईएम रोल पे परमिशन दे दो S3 बकेट का, और उस आईएम रोल को इस इंस्टांस पे अटैच कर दो, तो फिर इस इंस्टांस पे बैठ के आप S3 बकेट को एक्सेस कर पाओगे कमांड लाइन का यूज़ करके। तो इस पर्पस पे यूज़ किया जाता है आपको अटैच करने के लिए रोल वगैरह। समझ में आया सर? बाकी सर अगर आपको डेस्कटॉप से सर्विस को करना है तब तो आपको सीक्रेट की और एक्सेस सीक्रेट एक्सेस की जॉब मोस्टली करना है। बिल्कुल, लेकिन कंपनी में ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी क्रीडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो टेम्परेरी क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं, रोटेशनल होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, तो उनका यूज़ करके दिया जाता है ताकि आपका ये सिक्योरिटी रहे। तो मैनेजर करके यूज करके सॉरी? तो मैंने सर एक मैनेजर करके यूज नहीं सर्विस नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर एक सर्विस होती है, मैं उसका भी नेम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उस सर्विस का यूज़ करके हम लोग क्रीडेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं टेम्परेरी। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, इंस्टांस ऑटो रिकवरी का। अब ये जो इंस्टांस ऑटो रिकवरी है, इसका मतलब क्या होता है? भैया मान लीजिए ये AWS के डेटा सेंटर है, अभी ये आपका अकाउंट था, अभी इसको मैंने बोला कि ये AWS का डेटा सेंटर है, चार हार्डवेयर, चार चार 12 हार्डवेयर AWS के पास है, ये वाले हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या होगा? ठीक है, तो AWS क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंस्टांस को रिकवर मतलब रीलॉन्च करता है अगर हार्डवेयर में कोई फेलियर आता है या सिस्टम इशू होता है। तो कब? जब आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट होता है तब। अगर डिसेबल्ड होगा तो ये आपके इंस्टांस को ऑटोमेटिकली रीलॉन्च या स्टार्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो इंस्टांस ऑटो रिकवरी का मतलब क्या है, सभी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है शट डाउन बिहेवियर। अब शट डाउन बिहेवियर का मतलब क्या होता है? तो शट डाउन बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर आप अपने इंस्टांस के अंदर जाके शट डाउन -h नाउ कमांड चलाते हो, सभी को लिनक्स आता है ना? नहीं आता हो तो पूछ लेना, बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो आपने यहाँ पर लिनक्स में कमांड चला दी शट डाउन -h, तो क्या होगा, आपका सिस्टम क्या होना चाहिए सर, शट डाउन होना चाहिए, मतलब स्टॉप होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर टर्मिनेट कर दो, तो आपने कमांड चलाया स्टॉप करने का, बट ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, मतलब डिलीट कर देगा परमानेंट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टॉप और टर्मिनेट, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टॉप का मतलब ये है कि आप इसको वापस से स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हो, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन टर्मिनेट कर दिया तो डेटा भी लॉस हो जाएगा और आप इसको रिकवर भी, रीस्टार्ट भी नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है। तो आपका बिहेवियर क्या रखना है, मैंने बोला स्टॉप, तो स्टॉप का मतलब क्या, सॉरी, शट डाउन, तो शट डाउन का मतलब क्या है, स्टॉप। आपने बोल दिया नहीं, शट डाउन का मतलब टर्मिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे आर्मी वालों को देखते हो, उनके कोड वर्ड अलग ही होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप इसका बिहेवियर ही चेंज कर दो, तो ये होता है शट डाउन बिहेवियर। नेक्स्ट आता है सर हिबरनेट का ऑप्शन। अब ये हिबरनेट का ऑप्शन क्या होता है, जरा ये समझते हैं। तो हिबरनेट में क्या होता है सर, इंस्टांस स्टॉप होने के बाद भी रैम का जो डेटा है वो EBS वॉल्यूम में सेव होता है, और जब आप रेज्यूम करते हो, मतलब वापस से स्टार्ट करते हो अपने इंस्टांस को, तो वो क्या करता है, एग्जैक्ट सेम मेमोरी स्टेट में आके वापस स्टार्ट होता है। तो ये आपका हिबरनेट का बिहेवियर होता है। तो समझ में आया सभी को हिबरनेट का मतलब क्या होता है? मैंने बोला, आपने सपोज एक वर्चुअल सर्वर मतलब EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, आप उस पर कुछ काम कर रहे हो, आपका डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, रैम मेमोरी पे स्टोर हो रहा है। अब जनरली क्या होता है, जब आप अपने सिस्टम को स्टॉप करते हो तो वो डेटा रैम में जो होता है, रैम का डेटा गायब हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि यार मैं जब सिस्टम को स्टॉप करूं तो मेरा डेटा रैम से गायब ना हो, सेम मतलब वापस आ जाए, कब, जब मैं इंस्टांस को वापस से स्टार्ट करूं। तो हिबरनेट आपका अगर इनेबल है तो आपका डेटा रैम में जो था वो सेव रहेगा आपके वॉल्यूम के अंदर, और जब आप इंस्टांस को स्टार्ट करोगे सेम डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डिसेबल्ड रहेगा तो आपका डेटा वापस नहीं मिलेगा, रैम का डेटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन पूछ तो रहे हैं? रैम का मतलब सर असर होता है। बिल्कुल होता है। तो वो तो बंदे के लिए ही है ना, रैम। किसके लिए?
नहीं नहीं सर, टेम्परेरी जो डेटा होता है वो आपका रैम में ही स्टोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। अब टर्मिनेशन प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर आपका लैपटॉप है, मैं चाहता हूँ या आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप कोई भी बंदा स्टॉप ना कर पाए, मतलब बंद ना कर पाए। उसके लिए क्या करोगे आप, अपने लैपटॉप का की पावर बटन ही डिलीट कर दो, मतलब उखाड़ के फेंक दो, कुछ तो ऑप्शन लगाओगे आप, राइट, जब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आप क्या चाहते हो कि आपका जब इंस्टांस क्रिएट हो जाए और रन हो रहा हो, मतलब चालू है, उसको कोई भी बंदा स्टॉप ना कर, सॉरी डिलीट ना कर पाए परमानेंट के लिए, तो क्या करो यहाँ पर डिसेबल कर दो। तो देखो अभी मैं डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर स्टॉप प्रोटेक्शन, मतलब कोई बंदा आपके इंस्टांस को स्टॉप भी ना कर पाए, तो उस केस के लिए भी आप यहाँ पर इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो सॉरी यहाँ पर इनेबल करना था मुझे, ठीक है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर दिया, इसका मतलब आपका जो इंस्टांस है कोई भी इसको टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ स्टॉप के लिए कर दिया तो स्टॉप भी नहीं कर पाएगा। तो ये आपका टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और स्टॉप प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है सर डिटेल्ड क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। अब ये डिटेल्ड क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है सर, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्लाउड वॉच 5 मिनट्स के इंटरवल में मैट्रिक्स देता है, जैसे आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन, राइट। तो डिटेल्ड मॉनिटरिंग इनेबल करने से 1 मिनट इंटरवल में मैट्रिक्स मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर देखें आप, क्या है, इनेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, 5 मिनट के मैट्रिक्स देगा, कि मतलब 5 मिनट में सीपीयू कितना परसेंट यूज़ हो रहा था, 5 मिनट में मेमोरी कितने परसेंट यूज़ हो रही थी, वो चीज़ें। लेकिन आपने अगर डिटेल्ड क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग इनेबल कर दिया, तो इसका क्या होगा सर, ये आपको 1 मिनट के अंदर में, जो 1 मिनट का इंटरवल होगा उसका डेटा आपको देने लगेगा। तो ये होता है डिटेल मॉनिटरिंग। प्रोडक्शन सर्वर, जहाँ पर आपके क्या होते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह मॉनिटर करने ज़रूरी होते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये डिटेल्ड मॉनिटरिंग इनेबल करनी पड़ती है। तो ये होता है आपका डिटेल्ड मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच। समझ में आया सर सभी को? समझ में आया, यस और नो? ठीक है, जहाँ पर समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। हाँ जी। ओके। नेक्स्ट आता है क्रेडिट स्पेसिफिकेशन। अब ये जो क्रेडिट स्पेसिफिकेशन है, ये ऑप्शन आपको सर T2 और T3 कैटेगरीज में ही मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टी सीरीज के जो इंस्टांस होते हैं उसमें सीपीयू क्रेडिट सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे इसमें स्टैंडर्ड और अनलिमिटेड होता है, तो बस्टेबल परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपको लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन जहाँ पर सीपीयू स्पाइक्स रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रेडिट सीपीयू का यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड और अनलिमिटेड दोनों ऑप्शन है, जो कि मैंने अभी बताया। बट इसका क्या होता है कि आपके एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सर प्लेसमेंट ग्रुप। अब प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, ये चीज़ समझना है। तो प्लेसमेंट ग्रुप जो है सर, ये डिसाइड करता है कि मल्टीपल EC2 इंस्टांस कैसे फिजिकली प्लेस्ड होंगे, नेटवर्क परफॉर्मेंस और रिटेंडेंसी इंक्रीज करनी हो तब। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्लस्टर, स्प्रेड और पार्टीशन। तो यहाँ पर प्लेसमेंट ग्रुप में आप आओगे, तो यहाँ पर देखो अभी कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लस्टर में क्या होता है, सेम रैक के अंदर आपके ये होंगे। तो जैसे मैंने बोला कि समझ लो आप लोग कि ये क्या है सर, आपका AWS का फिजिकल डेटा सेंटर है। तो आपके ये जो प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट करोगे, तो इस प्लेसमेंट ग्रुप में आप क्या चाहते हो कि सभी के सभी एक रैक में हो। तो उसमें क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ करोगे क्लस्टर का। आप क्या चाहते हो, डिफरेंट रैक में हो, तो क्या यूज़ करोगे सर आप, स्प्रेड का। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन मिलता है। तो प्लेसमेंट ग्रुप आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा और फिर जाके आप यहाँ पर चूज़ कर पाओगे। तो जनरली जब आपको क्या करना होता है सर, नेटवर्क परफॉर्मेंस और रिटेंडेंसी बेटर चाहिए होती है, तो आप यूज़ कर सकते हो प्लेसमेंट ग्रुप का। नेक्स्ट आता है सर EBS ऑप्टिमाइज इंस्टांस। अब इसमें क्या होता है सर, डेडिकेटेड बैंडविड्थ देता है, जिससे क्या होता है EBS वॉल्यूम के लिए, जिससे डिस्क इनपुट आउटपुट फास्ट होती है। तो आपको अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और भी फास्ट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर EBS ऑप्टिमाइजेशन इंस्टांस को इनेबल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टांस बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होता है, आप मैनुअली नेटवर्क बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हो। तो जो सपोर्टेड इंस्टांस टाइप होंगे सिर्फ उसमें ही ये ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास मिल रहा है हायर नेटवर्क बैंडविड्थ का ऑप्शन, नो। हायर EBS बैंडविड्थ, नो। क्यों, क्योंकि इस पर सपोर्टेड नहीं, सपोर्टेड होता तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते।
लिखा हुआ भी है द सिलेक्टेड इंस्टांस टाइप डज नॉट सपोर्ट हायर नेटवर्क बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन, लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये सपोर्ट करेगा तभी आप इसको इनेबल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है सर परचेसिंग ऑप्शन, नन कैपेसिटी ब्लॉक स्पॉट इंस्टांस, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंश्योर करता है कि आपका जो इंस्टांस है उसके लिए कैपेसिटी मतलब हार्डवेयर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटी रिजर्वेशन में ये सब चीज़ें ऑप्शन है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे टुमारो अपन डिस्कस करेंगे कि हम इंस्टांस को जब परचेस करते हैं मतलब क्रिएट करते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर टेनेंसी का। टेनेंसी क्या होता है सर, ये डिसाइड करता है कि इंस्टांस शेयर्ड होस्ट पे चलेगा या डेडिकेटेड पे। कहने का मतलब क्या है, मैंने बोला कि भाई AWS का डेटा सेंटर है, ये उसके पास हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या है सर, 200 कोर का CPU है, ध्यान से समझना, और 2200 GB का मेमोरी है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या हुआ, उज्ज्वल जी आए, उन्होंने बोला भाई मुझे एक इंस्टांस चाहिए जिसमें 4 कोर का CPU रिक्वायर्ड है एंड 16 GB का रैम। ये उज्ज्वल जी ने अपनी डिमांड बता दी है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर क्या हुआ, समीर जी आ गए, ठीक है। समीर जी ने क्या बोला, सर मेरे को 12 कोर का CPU चाहिए और मेरे को यहाँ पर जो है तो 64 GB का रैम रिक्वायर्ड है। ये अपनी दोनों रिक्वायरमेंट बता दी दोनों बंदों ने। अब AWS के पास तो ये इतना बड़ा सर्वर है, क्या करेगा, ये फालतू बेस्ट जाएगा। तो ये क्या बोलेगा, एक काम करो, ये उज्ज्वल जी का हिस्सा हो गया आधा और यहाँ पर ये समीर जी का हिस्सा हो गया, जो बचा हुआ है वो तो प्रॉफिट लॉस उसी का है, बट ये क्या करेगा यहीं पर शेयर कर देगा, कुछ कोई दूसरा नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं उज्ज्वल जी कि भाई मुझे ना डेडिकेटेड चाहिए, इस पर कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो टेनेंसी डेडिकेटेड या शेयर्ड। तो शेयर्ड में क्या होता है, रन अ शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टांस, और डेडिकेटेड में लोगे तो क्या होता है, रन अ डेडिकेटेड इंस्टांस, और डेडिकेटेड होस्ट में लोगे तो क्या होगा, लॉन्च दिस इंस्टांस ऑन ए डेडिकेटेड होस्ट। तो डेडिकेटेड होस्ट में क्या होगा कि आपका जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर पे किसी भी बंदे का इंस्टांस क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शंस आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डेडिकेटेड होस्ट है ये कब यूज़फुल होता है, जब आपको लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे अभी आप लोग के सामने एक सिनारियो है, आप लोगों का क्या बोलते हैं, अरे याद नहीं आ रहा, हाँ, विंडोज़ का लाइसेंस आप लोग का वो क्या होता है, वो आपके लैपटॉप में डल के आता है, राइट, मतलब हार्डवेयर पे डला होता है। अभी जो है अब तो ऑप्शन चेंज हो गया, अब क्या हो गया है कि वो लाइसेंस आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक हो जाता है और उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को जहाँ भी आप लॉगिन करोगे वो अकाउंट एक्टिवेटेड, मतलब वो विंडो एक्टिवेटेड हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले हार्डवेयर पे लाइसेंस आता था, तो हार्डवेयर अगर आपने एक बार फॉर्मेट किया लैपटॉप, आपका वो लाइसेंस चला जाता था। तो ऐसे ही है कि भाई आपको हार्डवेयर पे लाइसेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेड होस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि टेनेंसी आपको कौन सी चाहिए। समझ में आया सर? क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक, यस और नो? नींद तो नहीं आ रही, इतनी डिटेल में बता रहा हूँ तो। समीर जी, जलस सर, उज्जवल जी, हरीश जी, हेलो। चलिए, तो यहाँ पर टेनेंसी के बारे में बात किया, राइट। तो जैसे क्या होता है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ का लाइसेंस वगैरह लेते हो, राइट। तो क्या होता है कि भाई वो लाइसेंस आपके हार्डवेयर पे रहता था, अभी तो चेंज हो गया ऑप्शन। अभी क्या होता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लिंक हो जाता है, उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को जहाँ भी लॉगिन करोगे वो आपका विंडोज़ एक्टिवेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर लाइसेंस की ज़रूरत हो तो आप क्या करो, डेडिकेटेड होस्ट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, रैम डिस्क आईडी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या हो गया, अब ओल्डर हो गया है, अब ये लेटेस्ट वर्जन पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है सर, जब कस्टम AMI इमेज के साथ क्या होता है, आपको ओल्ड लिनक्स वर्जन में यूज़ करना हो तो आपको यहाँ पर रैम डिस्क आईडी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पहले आपका यूज़ होता था, अभी क्या होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर सेम कर्नल आईडी के साथ भी सिनारियोज है। तो आप रैम आईडी और कर्नल आईडी का कब यूज़ करते हैं, जब आपको ओल्डर वर्जन का लिनक्स वगैरह मूव करना होता है तब।
उसके बाद आता है नाइट्रो एन्क्लेव। ये क्या होता है सर, हाईली सिक्योर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जो कि आपका क्या करता है, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आपका एनक्रिप्शन वगैरह हो गया। तो जब आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिक्योर डेटा प्रोसेसिंग करनी हो तो आप क्या करें, नाइट्रो एन्क्लेव का यूज़ यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। और अगर आपका डेटा ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर दें, डिसेबल कर दें, नो प्रॉब्लम। एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है सर, AWS ना एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाता है, BYOD। BYOD का मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्रिंग, बाय मतलब यूर, ओ मतलब ऑन, एल मतलब लाइसेंस। तो ब्रिंग यूर ऑन लाइसेंस, इसका यूज़ करते हो तो आपका क्या होता है, जैसे आपका विंडोज सर्वर है। अब इसको समझना ध्यान से जरा, मैं इसका बोलने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा जो लैपटॉप है सर, ये एक्टिवेटेड है और मैं इस लाइसेंस को क्या करना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ इस विंडो को एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ पर लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, सर्विस रोल नॉट फाउंड, कंसल्ट सेटअप प्रोसीजर इन लाइसेंस मैनेजर। तो आपको लाइसेंस मैनेजर में जाके ये मैनेज करना पड़ेगा, बट यहाँ से आप लाइसेंस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास अगर एसक्यूएल सर्वर का लाइसेंस है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो उसका यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर आपके पास सीपीयू का। अब सीपीयू का ऑप्शन जो है, इसमें क्या होता है, इंस्टांस में एक्टिव वर्चुअल सीपीयू और थ्रेड कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग या लाइसेंस सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 2 कोर का सीपीयू मिल रहा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आपको स्पेसिफाई करना है कि कितने चाहिए, तो वो आप यहाँ पर डिफाइड कर सकते हो कि मुझे सिंगल ही यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे 2 है डिफ़ॉल्ट, आप 1 यूज़ करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बोलो नहीं 2 है आपके पास, 4 यूज़ करना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद मेटा डेटा एक्सेसिबल वर्जन, ये सब ऑप्शंस हैं। इसमें क्या होता है सर कि इंस्टांस का मेटा डेटा सर्विस जो है, उससे इंस्टांस की इन्फॉर्मेशन लाइक रोल, पब्लिक आईपी, ये सब एक्सेस हो जाती है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर यूज़र डेटा का। अब ये यूज़र डेटा जो है, इसमें क्या होता है सर, लॉन्च करते टाइम, मतलब आपका जो इंस्टांस क्रिएट होगा उस टाइम पे आप कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप लिनक्स का सर्वर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप शेल स्क्रिप्ट डिफाइन कर दो। और अगर आप विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बैश स्क्रिप्ट, सॉरी, पावर शेल स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको काम करके दे देगा। जैसे मैंने बोला सर, मेरा ये एक सर्वर रेडी हो रहा है, इस सर्वर पे मैं क्या चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाए। तो मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक अपाचे सर्वर, जिसे हम लोग HTTPD बोलते हैं, वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा, यम इंस्टॉल HTTPD सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। तो जो भी स्क्रिप्ट आप डिफाइन करोगे वो क्या करेगा, आपका सिस्टम क्रिएट होते ही ऑटोमेटिक उस पर वो काम हो जाएगा। तो समझ में आया सभी को ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना रिकॉर्डिंग देख के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है और आपका इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, 2 से 4 मिनट कनेक्ट, सॉरी, क्रिएट होने में। फिर उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। लिनक्स का जो इंस्टांस है वो तुरंत क्रिएट होके तुरंत रेडी हो जाता है, बट ये पासवर्ड के लिए नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आओगे आप, देखो पब्लिक आईपी आ गया और यहाँ पर की पेयर भी अटैच है आपका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट आप चाहते हो नहीं, यहाँ पर क्या करना है, खुद का, सॉरी खुद का बोल रहा हूँ, ये विंडोज़ है तो इसको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है कनेक्ट पे। अब यहाँ पर देखो RDP क्लाइंट यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर डाउनलोड करना है रिमोट डेस्कटॉप फाइल को, और डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा और ये पासवर्ड मांगेगा। बट अभी आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये गेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, क्लिक करें यहाँ पर। तो अभी क्या बोल रहा है, पासवर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ वेट एटलीस्ट 4 मिनट। तो ये पासवर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, तो वेट करें। इसलिए मैंने बोला कि ये तुरंत कनेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है पासवर्ड गेट करने में। जब पासवर्ड मिल जाएगा कनेक्ट हो जाएगा। सो वेट करें आप लोग थोड़ा सा। सर इसमें मेरा एक छोटा सा डाउट था कि डोमिनियन ज्वाइन डायरेक्टरी का क्या बताया था आपने, जिससे कि पासवर्ड जनरेट हो रहा है। सॉरी, डोमिनियन ज्वाइन डायरेक्टरी थी ना एक इसमें, एडवांस में
हाँ, उसका क्या मतलब है? थोड़ा सा ये जो फर्स्ट ऑप्शन था उसी का पूछ रहे हो? कहाँ गया, एक सेकेंड। सॉरी, हाँ। वो डोमेन जॉइन डायरेक्टरी जो है, इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन इंस्टांस को ऑटोमेटिकली एक्टिव डायरेक्टरी या एडब्ल्यूएस डायरेक्टरी सर्विस में ज्वाइन करवा देता है। क्या होता है, ऐसा समझो सिंपल सा, डायरेक्टरी मतलब समझो कि ये हमारे पास एक पासवर्ड क्रीडेंशियल मैनेजर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो आप क्या चाहते हो, जब आपका इंस्टांस क्रिएट हो रहा है उसी टाइम पे आपका इंस्टांस जो है इस डायरेक्टरी का पार्ट बन जाए, तो उस टाइम पे आप चूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए डायरेक्टरी आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो मोस्टली विंडो बेस के लिए जो है तो अजोर की एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ होती है, और एडब्ल्यूएस के लिए एडब्ल्यूएस डायरेक्टरी सर्विस होती है वो यूज़ की जाती है। तो अगर आपके पास डायरेक्टरी अवेलेबल है तो आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो, वो ऑप्शन होता है ज्वाइन एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है। सो वेट। सर ये मैंने मैनुअली करना चाहिए। सॉरी, नहीं, वो ऑप्शन पहले भी था, शुरू से ही ये ऑप्शन है। आपको मैनुअल ना करना पड़े इसलिए आप अभी भी कर सकते हो, ये ऑप्शन देता है एडब्ल्यूएस आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड के लिए, तो ये क्या बोल रहा है कि वो की पेयर अपलोड करो जिसमें आपने अटैच किया था। तो हमने की पेयर क्रिएट की थी जब इंस्टांस क्रिएट किया था। डाउनलोड्स पे आता हूँ, देखो क्लाउड विथ विवेक डॉट पैम करके इसको सेलेक्ट किया हमने, ओपन करते हैं और नीचे आएंगे यहाँ पर और डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे। देखो आपके सामने आ गया पासवर्ड, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आइए और डिफाइन कर दीजिए पासवर्ड और कर दीजिए सर ओके। अब आपका ये हो चुका है इंस्टांस रेडी। ठीक है, तो यहाँ पर यस करें और ये हो जाए कनेक्ट। देखो अभी ये तो मेरा लैपटॉप देख रहे हो आप लोग, अब आपके सामने एक दूसरा लैपटॉप आ जाएगा। ठीक है, तो वेट करें आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, जो अपन ने इंस्टांस लिया है इसका कन्फिग्रेशन लो था, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है। अगर आप हैवी कन्फिग्रेशन कर लेते अब तक ओपन हो जाता। मैंने तो इसके हैवी हैवी साइज़ के कन्फिग्रेशन लिए हुए हैं, बहुत बार कंपनी में भी यूज़ किया है, तो बहुत फास्ट आता है। देखो आगे आपके पास ये एक और नया लैपटॉप, इसी को हम लोग बोलते हैं EC2 इंस्टांस या वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल लैपटॉप या वर्चुअल कंप्यूटर, जो भी बोलना चाहो आप। देखो जैसे मैंने यहाँ पर, सॉरी, जैसे यहाँ पर विंडो बटन प्रेस सर करते, जैसे वर्चुअल वर्चुअल में सर्वर नहीं हुआ है कि है ना फिर में। विंडोज़ ही लिया था ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो समझ में आया सभी लोगों को कि EC2 इंस्टांस क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा ऑप्शन कब यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये आपका सारा सेटिंग ये दूसरे सर्वर का है और ये मेरा सर्वर है, राइट, तो इस तरीके से। तो चलिए आज, सर हाँ,